स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब मोरल डेवलपमेंट पे जो कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हम बहुत सुनते आते हैं मोरालिटी ये मोरालिटी वो, तो आज हम देखते हैं कि मोरल डेवलपमेंट या मोरालिटी क्या है या मोरल वैल्यूज़ क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कोहलबर्ग की थ्योरी। तो कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पियाजे थ्योरी. His ethical views were influenced by Piaget theory. According to Kohlberg, the development of morality in a student is not innate but by society. He considered the 6 stages of 3 stages given by his theory as universal. मतलब जो कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का जो की थ्योरी थी वो प्याजे की जो थ्योरी थी उसके रूप मतलब उसका संशोधित रूप कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने जो उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। उनके जो नैतिक विचार थे प्याजे के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे जो कोहलबर्ग थे। कोहलबर्ग के अनुसार जो भी स्टूडेंट होते हैं उनमें नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज द्वारा होता है। मतलब जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो एकदम कोरी स्लेट की तरह होता है, उसमें कुछ भी जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है। बाहर आके हम क्या करते हैं, उसको निखारने का काम करते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ों को एक्वायर करता है और आगे बढ़ता जाता है, जिसके साथ उसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो उसमें से एक डेवलपमेंट मोरल डेवलपमेंट भी है। तो वो अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मानते हैं। Kohlberg propounded his theory of moral development in the year of 1969 and revised his ideas in 1981 and 1984. According to Kohlberg, morality is part of the emotional nature of student. Kohlberg used stories for his test. मतलब कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो 1969 में किया था। उसके अलावा 1981 और 84 में उन्होंने अपने विचारों के में संशोधन का कार्य किया। मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो संशोधन के लिए थी, जिसको उन्होंने संशोधित किया। इसके अलावा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक छात्रों में जो इमोशनल स्वरूप का अंग जो होता है वो नैतिकता है। कोहलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। मतलब कुछ भी टेस्ट करना होता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कथा होती थी या जो स्टोरीज हम कह सकते हैं उसका यूज़ करते थे। तो आइए देखते हैं एक ऐसी स्टोरी जो मोरल डेवलपमेंट पे कोहलबर्ग ने दी है। मतलब जो कोहलबर्ग हैं इन्होंने एक कथा ली थी जिसमें कथा इस प्रकार थी। कथा की एक कक्षा जिसमें प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लघु कथा है वो इस प्रकार है कि यूरोप की एक महिला थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, जो मौत और ज़िंदगी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रही थी और उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। मतलब डॉक्टर ने उसको बोला कि एक रेडियम है जिससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो क्योंकि उस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी और उस रेडियम के निर्माण के लिए लगे धन से 10 गुना अधिक पैसे वो ले रहा था, जिसके कारण उस औरत का पति हिंज उस दवा को खरीद पाने में असमर्थ था। मतलब वो उसे खरीद नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और डॉक्टर जिस फार्मासिस्ट में उसका रिसर्च हुआ था, जहाँ से खोज की गई थी, वहाँ के लोग उससे 10 गुना अधिक पैसे मांग रहे थे, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कि मुझे वो दवाई दे दीजिए और उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता है। लेकिन उन्होंने पैसे रख लिए। आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा कि दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है और मैं उसकी पूरी कीमत लेके ही दवाई दे सकता हूँ, उससे पहले नहीं दूंगा। ये सुन के उसे हिंज को गुस्सा आ गया और उसने दुकान में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी और उसके दुकान से उस रेडियम की जो भी दवाई थी उसको चुरा ली। Kohlberg formulated 2 questions on the basis of his narrative.
विच इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स विच आर एज फॉलोज। मतलब कोहलबर्ग ने जो उनकी कथा थी उनके आधार पर दो प्रश्न का निर्माण किया, जिसको उसने दो भागों में विभाजित किया, मतलब दो अलग अलग भागों में बांटा, जो इस प्रकार हैं। अब देखते हैं जो कोहलबर्ग ने क्वेश्चन दिए थे वो क्या हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा की बात करी, जिसमें अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग सम टाइम द डिलेमा आर और प्रॉब्लम वी फेस इन डिसाइडिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग आर कॉल्ड मोरल डिलेमा। मतलब जो कोहलबर्ग थे उनके अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। मतलब अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था, उसकी पत्नी भी बीमार थी और वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, उससे दवा चुरा सकता था उस दवा को, तो वो इस चीज़ में सोच में पड़ गया कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये मोरल डिलेमा के अंतर्गत कोहलबर्ग के अनुसार आएगा। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे if Hinj does not steal, his wife will die, and if he steal, the police will catch him and put him in jail। अगर हिंज चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती, और अगर वो चोरी उसने की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। अब उसके सामने दो चीज़ें थी, राइट और रॉन्ग की, जो मोरल डिलेमा के रूप में थी। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाएगी उसने सोचा, और अगर चोरी की तो पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। आगे देखते हैं। मोरल रीजनिंग, चूजिंग बिटवीन टू आइडियाज राइट एंड रॉन्ग, दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। अब इसमें से हिंज ने क्या किया, मतलब उसके पास मोरल रीजनिंग का यूज़ करके राइट और रॉन्ग दो आइडियाज़ में से एक का चयन करना था। देखते हैं। तो इसमें प्रश्न है, हिंज डिसाइडिंग टू स्टील टू सेव हिज वाइफ लाइफ। हिंज ने डिसाइड किया कि वो गलत रास्ता अपनाएगा, चोरी का फैसला किया हिंज ने और अपने पत्नी के जान को बचाने का फैसला लिया। अगर वो अपनी पत्नी को नहीं बचाता तो उसकी पत्नी मर जाती, तो उसने चोरी करी और वो पकड़ा भी गया। तो इसमें ये है कि एक तो मोरल डिलेमा में कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो, और मोरल रीजनिंग है क्या रास्ता उसे चुनना चाहिए। Kohlberg presented his theory of moral development, Kohlberg theory, in three stages, in which he divided these three stages into 6 stages, which are as follows। कोहलबर्ग ने अपने जो नैतिक विकास के सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिसमें इन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। तो देखते हैं। पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज है, दूसरा कन्वेंशनल स्टेज है, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व, हिंदी में बोलेंगे पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट लास्ट फ्रॉम 4 to 10 years। In this stage the moral development of the student in negligible, that is the children are unable to understand the difference between right and wrong in this stage। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की ये अवस्था 4 से 10 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में कोई भी बच्चा या स्टूडेंट होता है वो उसका जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो ना के बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बालक इस अवस्था में सही और गलत के बीच अंतर समझने में असमर्थ होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा उनको एक्सपोजर मिलता है, जैसा वो घर से सीखते हैं वही चीज़ें करते हैं, तो इसमें इनको सही गलत के मध्य अंतर समझ में नहीं आता है। At this stage, the student choose between right and wrong due to fear of punishment and longing for reward। Kohlberg has divided this stage of moral development, Kohlberg theory, into 2 part। इस आयु में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें सही गलत का चयन, दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा में करते हैं। जैसे अभी बच्चे से पानी मंगवाना हो तो हम बोलेंगे आपको टॉफ़ी देंगे, तो वो क्या कोई भी काम सही है अगर वो रिवॉर्ड पाने की उसमें करता है कि उसे कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा, और गलत काम होता है कि अगर वो चोरी करेगा तो घर में डांट पड़ेगी, तो इस भय से वो चोरी नहीं करता है। तो इसमें सही गलत का चयन हम कह सकते हैं कि वो पुरस्कार पाने की लालसा, और गलत का अगर कोई वो होता है तो वो दंड पाने के भय में नहीं करता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया। अब देखते हैं कि वो 2 अवस्थाएं क्या हैं। देखते हैं वो 2 सब स्टेजेस क्या हैं। तो पहली है
सॉरी, स्टेजेस क्या हैं? पहला है दंड और आज्ञा का पालन, या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस वे स्टूडेंट चूज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ अदर टुवर्ड देम, दैट इज if they do wrong, then they get punishment from their family member, and if they do a good deed they get reward of hard price by some person। इस प्रकार जो स्टूडेंट होते हैं सही गलत के बीच में जो अंतर का चयन करना होता है उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अगर उन्हें अगर वो कोई काम गलत करते हैं तो उनको उनके घर वालों से दंड मिलता है, और अगर वो कोई काम अच्छा करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कुछ गलत करने का वो आता है बच्चों के मन में, तो उन्हें ये ख्याल आता है कि घर वाले पनिश करेंगे, तो वो उस चक्कर में नहीं करते हैं। और अच्छा काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि घर वाले तारीफ करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड है सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। इन दिस स्टेज स्टूडेंट ओबे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड डू मोर वर्क सो दैट दे कैन गेट मोर रिजल्ट फ्रॉम डूइंग दैट वर्क। इस अवस्था में छात्र अपने रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वो कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। मतलब जैसे ही उनकी इंटरेस्ट होती है उसके अनुसार किसी भी काम को करते हैं। अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होती है उसमें उनका मन नहीं लगता है। नेक्स्ट स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था कह सकते हैं। According to Kohlberg, this stage the second stage of moral development, Kohlberg theory, which lasts from 10 to 13 years. Under this, student are moral social, that is they do such work that they can get respect from the society. At this stage student emulate this moral standard of other people. कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की जो विकास के द्वारा ये जो चरण है वो 10 से 13 वर्ष तक चलता है। इसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, अर्थात वो मतलब ऐसे काम करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्ति की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। मतलब जो समाज बहुत ज़्यादा 10 से 13 वर्ष के बच्चे बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। लोग जो भी कहते हैं समाज के लोग वो काम करना पसंद करते हैं ताकि वो लोग उनसे ज़्यादा अच्छे से बात करें। वो समाज की चीज़ों को सीखते हैं, ज़्यादा पीयर ग्रुप होते हैं, जो भी दोस्त बनाते हैं बहुत ज़्यादा समाज में और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ज़्यादा। He is able to difference between right and wrong according to the standard of other people and take appropriate decision. This stage has also been divided by Kohlberg into two parts which are as follows. मतलब ये जो स्टेज है इसमें है मतलब जो वो दूसरे व्यक्ति के जो मानक होते हैं या रूल्स होते हैं हम कह सकते हैं उनके अनुसार सही और गलत के मध्यम अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाते हैं। मतलब जो दूसरों के रूल हैं जैसे मम्मी पापा के जो रूल हैं उनके अनुसार। और इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने दो भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। देखते हैं वो दो जो स्टेज हैं वो क्या हैं। तो पहली स्टेज है होप टू बी अ गुड बॉय और गर्ल, मतलब अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा। तो दिस स्टेज देयर इज कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट टू बिकम गुड, दैट इज in this stage they expect respect from others because of which they always move towards the path of becoming a good boy or girl। इस अवस्था में जो स्टूडेंट होते हैं या छात्र छात्राएं होती हैं उनमें अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा होड़ होती है। मतलब उन्हें सम्मान दूसरों से सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा आशा होती है जिसके कारण वो हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ऐसे लोगों के मार्ग पे चलते हैं जो उनके रोल मॉडल हो, जो अच्छा काम करते हैं। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इन दिस स्टेज स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ द लॉ, रूल्स एंड policies and move towards following all the rules and policies. In this stage
sorry, in this age he does not disobey the policy and rules but follow them considering them as truth। इस अवस्था में जो स्टूडेंट होते हैं वो कानून के नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं, मतलब उनको मानने लगते हैं एवं समस्त जो भी नियम और नीति होती, पॉलिसीज होती हैं, उनका पालन करने की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। इस आयु में वो नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं बल्कि उसे सत्य मानकर उनका पालन करते हैं। मतलब जो पॉलिसीज होती हैं और जो लॉ होते हैं उनके अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं, उनको मानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं को सत्य मानते हैं। जो राइट्स दिए हुए हैं, जो ड्यूटीज दी हुई हैं, उनको मानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। आइए देखते हैं इस स्टेज में क्या है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, दिस स्टेज इज द स्टेज ऑफ चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 13। It is a developed stage of morality in which the student become mature in moral development. In this stage, students start giving importance to their responsibilities toward the society. कोलबर्ग के अनुसार ये जो अवस्था है ये 13 वर्ष से लेकर बालकों की अवस्था होती है। ये नैतिकता की एक विकसित अवस्था है, मतलब ये डेवलप हो जाती है जिसमें मोरल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाता है, जिसमें छात्र नैतिकता का विकास में परिपक्व हो जाता है। मतलब जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसमें मैच्योर हो जाते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये पता होता है क्या गुड है क्या बैड है। इस अवस्था में जो भी स्टूडेंट होते हैं वो समाज के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको निभाने की कोशिश करने लगते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आने लगती है। कोलबर्ग डिवाइड दिस स्टेज ऑल्सो इनटू 2 स्टेज विच आर एज फॉलोज। इस अवस्था को भी कोलबर्ग ने 2 चरणों में विभाजित किया है। देखते हैं कि वो 2 चरण क्या हैं। तो पहला है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। In this stage, student start adopting the rule and regulation of the society. He start making appropriate change in his personality and behavior toward the society. According to his stage of Kohlberg theory, the student start fully absorbing the responsibility towards social work. इस अवस्था में जो स्टूडेंट होते हैं, जो समाज की लॉज होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनको अपनाने लगते हैं। जो समाज के रूल होते हैं उनको ज़्यादा मानने लगते हैं। इसके अलावा समाज के प्रति उनकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उनके जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज दिखने लगता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार ये जो स्टेज है, इसके अनुसार जो स्टूडेंट होते पूर्ण रूप से सामाजिक जो कार्य होते हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगते हैं। मतलब जो रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको अपने अंदर लाने लगते हैं, मतलब उसको फॉलो करने लगते हैं, उनको अपनाने लगते हैं। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो निभाने लगते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल ऑफ कंसाइंस स्टेज, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इन दिस स्टेज द स्टूडेंट चूज सच स्टैंडर्ड विच आर इंटरनली ट्रू, दैट इज विच आर सुटेबल टू द सिचुएशन इन ईच सिचुएशन। इस अवस्था में जो छात्र होते हैं ऐसे मानकों का या फिर ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे स्टैंडर्ड का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य होते हैं, जो मतलब सुटेबल होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। मतलब जैसा लोग चाहते हैं, जैसे सिचुएशन होती है, कोई दुख होता है तो उसमें दुखी हो जाते हैं, कहीं खुशी होती है तो उसमें खुश हो जाते हैं। In this stage, the student choose decision between right and wrong with the help of his discretion and self-reflection. It show the maturity of the student. In this label, student start following the policy rule according to their thinking. इस अवस्था में क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सेल्फ जो उनकी थिंकिंग होती है उसकी सहायता से सही गलत को चूज़ करने लगते हैं। उन्हें ये क्रिटिकल थिंकिंग करके उन्हें ये लगता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार वो डिसीज़न लेते हैं। और इसमें उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसमें जो इनका कॉग्निशन लेवल है वो बढ़ता है, चिंतन लेवल बढ़ता है और जो नीति नियम होते हैं उसके अनुसार आज्ञा का पालन करने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो मुझे
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे ये भी बताइए क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी, दोनों पर्सपेक्टिव को सोच के, कि अगर वो चोरी करता तो करेगा तो जेल पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो मतलब उसकी बीवी मर जाएगी, तो उसे क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।